Hello students, welcome to our SSIT video lecture series of irrigation engineering. We are studying chapter 8 regulating and cross drainage works. In the last lecture we have started a new topic, finding out the maximum flood discharge. So we had seen different methods, empirical methods, right, assumptions method, uh, another formulas like English formula, Raven-Dicken's formula, Reeves formula, right. So today we are going to start a same topic with the different discharging method like hydrograph and unit hydrograph. So let's take a look for the next lecture. From the last methods we had seen different type of curves, envelope curves, and by extending that we can find out the maximum flow discharge for the certain point. So it is something similar like that. So let's take a look for the hydrograph and unit hydrograph. So what is it? The overland flow hydrograph and unit hydrograph. A hydrograph is a graphical plot of a discharge of a natural stream or river versus time. It shows variation of discharge with time at a particular point of a stream. It also shows the time distribution of total runoff at the point of measurement. A discharge is usually expressed in cubic or hectares meter per day, and the time is expressed in hours, days or month. Discharge is plotted on the y-axis and the corresponding time is plotted for x-axis. तो ये एक ग्राफिकल प्लॉट रहेगा, ठीक है, जो नेचुरल स्ट्रीम का डिस्चार्ज है और जो रिवर्स में जाने जो उसका डिस्चार्ज होता है, ड्रेन आउट होता है, उसके टाइम के बीच का, ठीक है. हम एक्स एक्सिस में टाइम रखते हैं, वाई एक्सिस में डिस्चार्ज डिनोट करते हैं, ठीक है. वो क्या करता है, वेरिएशन दिखाता है हमें डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का, ठीक है, कितने पीरियड में कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो हमें ग्राफ से पता चल जाएगा, उसका वेरिएशन पता चल जाएगा, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रीम. अब ये टाइम पीरियड कहीं पे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि घंटों में दिखा सकते हैं, डेज में दिखा सकते हैं, मंथ में दिखा सकते हैं. और जबकि डिस्चार्ज तो आपको पता है हम लोग क्यूमेक में उसको डिनोट करते हैं या फिर हेक्टर मीटर पर डे में भी आप उसको डिनोट कर सकते हो डिस्चार्ज को, ठीक है. ये एक सिंपल ओवरव्यू रहेगा आपका हाइड्रोग्राफ का. नाउ व्हाट इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है. अगर आपको कोई पहले तो सबसे पहले सॉरी मैं क्लियर कर देता हूँ हाइड्रोग्राफ के बारे में. अगर आपको कोई पूछता है हाइड्रोग्राफ क्या है तो क्या डिनोट करेगा आपको, तो इट विल बी डिनोट द डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, अ ग्राफ व्हिच कैन प्लॉट ऑफ एंड डिनोट द डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ऑफ द पर्टिकुलर ड्रेन्स. क्लियर, ये ग्राफिकल प्लॉट रहेगा between discharge versus time. Now what is the unit hydrograph? A unit hydrograph is a hydrograph representing 1 centimeter of runoff from a rainfall of some duration and specific area distribution. मतलब 1 सेंटीमीटर रन ऑफ के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा उसको हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ कहेंगे फॉर पर्टिकुलर रिवर और पर्टिकुलर ड्रेन सिस्टम. क्लियर, बहुत ही सिंपल है ये. 1 सेंटीमीटर रन ऑफ के लिए रेनफॉल के कारण जो रन ऑफ होता है फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन उसको हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ से डिनोट करने वाले. सो द यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज द हाइड्रोग्राफ ऑफ सरफेस रन ऑफ अ कैचमेंट एरिया resulting from the unit depth of rainfall excess or net rainfall occurring uniformly over the basin at a uniform rate for a specific duration. क्लियर, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सरफेस रनऑफ को प्रॉपर कैचमेंट एरिया के लिए यूनिट डेप्थ तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है. ये क्या होता है, उसकी जो वैल्यूज रहती है वो रेनफॉल की जो वैल्यू रहती है यूनिफॉर्मली रहती है. एवरी बेसिन जो यूनिफॉर्म बेसिन रेट रहेगा उसके लिए यूनिफॉर्म वैल्यूज हमको मिलेगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर रन ऑफ के लिए. जितनी भी वैल्यूज होगी हम उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर यूनिफॉर्मली मेजर कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी द प्लॉट सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर मैनर. So here is the hydrograph plot. You can see the
time versus discharge plot. Okay, for the particular time session you can see the discharge. For the current time you can see it will be increased, and there is a something peak point, right? For that time period it will, the discharge will be in the peak formula form, then it will be reduced for the certain manner, right? So you can see here for different points we can denote it from the graph is A, D, capital D, E, capital E and C, right? Here also the point from the starting point of the curvature to the certain point we had seen it is the effective duration. This is the effective peak duration. ठीक है, यहाँ पे certainly the हमारा जो discharge है वो increase हो रहा है. It is called effective duration, and the certain point D it will be the maximum, right? From this maximum period it will be go to the another effective duration, up to the effective duration we can plotted it as a E, which is called the point of inflection. ठीक है, हम उसको point of inflection से denote करेंगे, जहां पे TP is a basin lag, TR is a recession time and TC is a time of concentration. ये जो तीन वैल्यू है हम हेच जोन से इसको डिनोट कर रहे हैं, ये सब वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगी. ठीक है, देन जो डिक्रीमेंट आना स्टार्ट होता है हम लोग उसको रिसेशन लिम्ब कहते हैं. रिसेशन लिम्ब, ओके, जो डी से लेके सी तक की है, यहां से लेके यहां तक, ये जो ए से लेके डी वाला जो पॉइंट है उसको हम राइजिंग लिम्ब कहते हैं. ठीक है, ए पॉइंट से डी पॉइंट राइजिंग लिम्ब और डी पॉइंट से लेके सी पॉइंट हमारा रिसेशन लिम्ब है, जहां पे डी हमारा पीक पॉइंट है. ओके, एंड द सर्टेन पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वी कैन कॉल इट इज इफेक्टिव ड्यूरेशन टाइम. Now for the end days you can see here from D to E. For the end day we can find out the OD, BC, ED, right? For the area AB, ED, which is called the direct runoff. Okay, so OB is the groundwater flow, BC is the influent stream, CD is over ground flow. Okay, you can see here there are 1, 2 and 3 plotted graph, dotted line, right, which is give you the OB, BC and CD value, and here for the TP, TC and TR value, right? From the distance of these two Ds you can calculate it as a TC, which is the time of concentration. For the TP basin lag you can calculate it from the here to the peak point D. The value between these you can consider as a TP, which is your basin lag. Okay, and the TR is the point from the basin lag to the end point of inflection point, right? So it is your TR up to the E. Clear? From the same manner the OB, BC and CD will be plotted here from this dotted line, directly merging the point A to D of the catchment throughout the points. Okay, so here you can see this is your small b, small c, small a and small d line. Clear? You can merge the dotted line here. From it you can calculate the groundwater flow, influent stream, overground flow throughout the graph. It is very much simple. You have the value, this graph has remain in a systematic manner in all this discharge versus time period. Okay, you have to just put discharge versus time and another terms will be the remain same, and from the value of these two D's you can calculate AB, BC, CD, all the terms. Okay, ग्राफ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगी इसकी अलग अलग. देन वेरी सिंपल है ये हाइड्रोग्राफ वाला मेथड. नाउ आप लोग दूसरा मेथड चेक कर सकते हो. आप पहले ये हाइड्रोग्राफ जो मेथड है उसके अंदर मैं आपको समझा दूं. व्हेन अ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अवेलेबल फॉर द कैचमेंट अंडर कंसिडरेशन इट कैन बी अप्लाइड टू द डिजाइन स्टोम टू yield द डिजाइन फ्लड. हाइड्रोग्राफ फ्रॉम विच पीक फ्लड वैल्यू कैन बी ऑब्टेन. ओके, जो मैक्सिमम पीक वैल्यू होगी वो हम हाइड्रोग्राफ के जो पॉइंट है उसके ऊपर से मेजर कर सकते हैं.
Now, whenever possible, it is advisable to use the unit hydrograph method to obtain the peak flood. It gives not only the flood peak but also the complete flood hydrograph, which is essentially required in determining the effective storage of reservoir on flood peak throughout the flood routing. मतलब कि ज़्यादातर हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ना ही सिर्फ हमको पीक फॉर डिस्चार्ज लेता है पर ओवरऑल फ्लड का ग्राफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओवरऑल ग्राफ प्रोवाइड करता है, तो उससे क्या होता है, हम इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर जो होता है फ्लड के पीक के दरमियान, ठीक है, वो भी हम उसके साथ साथ मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ आप लोग चेक करो दूसरा ग्राफ यहाँ पे जो यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए मेजर किया है। जो आपका पहला था वो हाइड्रोग्राफ था, ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है। पर सेंटीमीटर के लिए डिस्चार्ज हम मेजर, रन ऑफ वाला डिस्चार्ज जो है मेजर करते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, ये आपका डिस्चार्ज की वैल्यू है, ये आपकी टाइम की वैल्यू है। ठीक है, ये आपका टिपिकल हाइड्रोग्राफ है जो आपने आगे देखा था। ठीक है, पीक पॉइंट को मैंने डिनोट कर दिया है स्ट्रेट लाइन से। अब ये पीक पॉइंट और यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक पॉइंट दोनों रिमेन सेम रहने वाले, और यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर डिस्चार्ज है ये वाला, उसके लिए प्लॉट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरपोलेशन वैल्यू कर करके मैंने 1 सेंटीमीटर के लिए प्लॉट किया है, तो ये मुझे प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के लिए वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा। ओके, फॉर द एंड डेज, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द एंड डेज हमको ये यूनिट हाइड्रोग्राफ वैल्यू दे रहा है। मतलब छोटे स्केल के अंदर हम पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे थ्रू आउट द यूनिट हाइड्रोग्राफ। नाउ let's take a look for the flumming of canal. So what is the flumming of canal? The concentration in the waterway of canal, for example flumming of canal. Okay, जो भी पानी का concentration रहेगा in the waterway canal के अंदर उसको हम flumming of canal कहेंगे, which will be reduce the length of barrel of width of the aqueduct. aqueduct आपको पता है, हमने आगे देख लिया था। This is likely to produce the economy in many cases. The flumming of canal is generally not done in the canal section in earthen bank. ठीक है, अर्थन जो बैंक्स होंगे उसके अंदर हम फ्लमिंग ऑफ कैनाल नहीं मेजर कर सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते। The maximum flumming is generally governed by the extent that the trough should remain subcritical. Because its supercritical velocity are generated, then the transition bank to the normal section on the downstream side of the work may involve the possibility of the formation of hydraulic jump, right? अगर सुपर क्रिटिकल चीज हो रही है वेलोसिटी, तो हाइड्रोलिक जंप वाली चीज आपको देखने मिलेगी। अब ये हाइड्रोलिक जंप क्या करते हैं, आपको रिवर बेड को इरोड कर देता है। अगर अर्थन बैंक है तो वो तो टोटली इरोड हो जाएगा। क्लियर? दिस हाइड्रोलिक जंप वेर नॉट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड एंड डिजाइन फॉर would leads to undue loss of head and large stress of the work. Obviously हमको ऐसी डिजाइन नहीं करनी जो हाइड्रोलिक जंप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वेलोसिटी इतनी प्रोवाइड नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो हमारे जो डिजाइन होते हैं उसके अंदर डिफेक्ट पैदा करने के योग्य रहते हैं। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है। The extent of flumming is further governed by the economy and the permission loss of head. The greater is the flumming, the greater is the length of transition wings upstream as well as the downstream. जितना बड़ा फ्लमिंग एरिया रहेगा उतना ही हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो लेंथ मिलेगी, ट्रांजिशन मिलती है, वो ज्यादा मिलेगी। क्लियर? दिस विल रिमेन द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन विंग इज बैलेंस्ड बाय द सेविंग ऑब्टेन्ड ड्यू टू द रिडक्शन इन द विड्थ ऑफ द एक्वाडक्ट। मतलब कि एक्वाडक्ट की जो विड्थ है उसमें हम रिडक्शन करके ये जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन विंग है वो बैलेंस कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लोग यहाँ पे घटा सकते हैं ड्यू टू द फ्लमिंग ऑफ कैनाल। क्लियर? हेंस एन इकोनॉमिकल बैलेंस हैज टू बी वर्क आउट फॉर एन प्रपोज्ड डिजाइन। ठीक है, इकोनॉमिकली हम इसके अंदर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द बेनिफिशियली कट ऑफ द रिडक्शन इन द विड्थ ऑफ एक्वाडक्ट। नाउ after deciding the normal canal section and the flumed canal section, the transition has to be designed so
एज टू प्रोवाइड अ स्मूथ चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अदर। ठीक है, जो नॉर्मल कैनाल सेक्शन है और जो फ्लम कैनाल सेक्शन है उसके अंदर जो ट्रांजिशन की डिजाइन रहेगी वो स्मूथली चेंज होगी। ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज के अंदर ऐसे हमको उसको प्रोवाइड करना है। अचानक ऐसा ना हो जाए कि एडीज वगैरह उत्पन्न हो जाए उसके कारण, ये जो फ्लमिंग प्रोवाइड करे उसके कारण। क्लियर? फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज सो एज टू अवॉइड सडन ट्रांजिशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एडीज। ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, सडन एडीज नहीं जनरेट होनी चाहिए, ऐसे स्मूथली प्रोवाइड करना है उसको, उसकी डिजाइन ऐसे करनी है कि पानी स्मूथली फ्लो कर पाए, ऐसे कोई ऑब्स्टेकल रख दिया हो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आगे आपको फ्लमिंग क्या है वो फिगर में दिखा दूंगा तो आपको बेटर आइडिया आएगा। ठीक है, पहले आप थियरी देख लीजिए। For this region, the upstream or the approach wing should not be steeper than 26.5 and the downstream, the departure wings should not be steeper than 18.5. Okay. Generally, the normal earthen canal is trapezoidal. Obviously, हम लोग जनरली earthen canal या फिर कोई भी सेक्शन रहता है ट्रेपेजोइडल सेक्शन में कैनाल को डिजाइन करते हैं। While the flumb puka canal, when section is rectangular, it is also not necessary to keep the same depth in the normal and flumb section. Rather, it may sometimes be economical to increase the depth and still further reduce the channel width in cases where channel encounters a reach of rocky terrain and has to be plumbed to curtail a rock excavation. But an increase in the water depth in the canal through which certainly increase the uplift pressure on the roof of the well as floor of the culvert, thus the requiring large roof and the floor section at the lower foundation. Due to this reason, no appreciable economy may be obtained by increasing the depth. ओके, जहां तक हम लोग ये सोचते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन रहता है उसको हम ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करेंगे तो विड्थ में हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? अगर रॉकी रीजन है तो वहां पे हम ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, सीपेज प्रेशर ये सब हमको क्या कहते हैं मैनर नहीं करते रॉकी टेरेन के अंदर। पर वो जो ज्यादा हम लोग अगर डेप्थ प्रोवाइड कर देते हैं तो जो अपस्ट्रीम जो अपर पोर्शन है, रूफ पोर्शन कहते हैं जो कैनाल का, वहां पे अपलिफ्ट प्रेशर ज्यादा मात्रा में जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमको क्या करना है, लार्जर रूफ एंड लार्जर फ्लोर सेक्शन को लोअर फाउंडेशन पे प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इससे हमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देखने मिलते इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, डेप्थ बढ़ाने से, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। हम ऐसा सोच लेते हैं डेप्थ बढ़ा देंगे इकोनॉमी बढ़ जाएगी, पर ये चीज नहीं होती, उसके अंदर अदर फैक्टर भी मैटर करते हैं। आप देख सकते हो फ्लमिंग को। क्लियर? जबकि नॉर्मल कैनाल सेक्शन यहाँ पे आपने फ्लमिंग प्रोवाइड किया है, देखो स्मूथली अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की ओर जा रहा है तो वहां पे मैंने फ्लमिंग प्रोवाइड कर दिया है, स्मूथली पानी को नीचे ले जाएगा। ठीक है, ज्यादा फ्लड लेवल के अंदर भी, ज्यादा डिस्चार्ज के अंदर भी स्मूथली पानी को एक जगह से नीचे जगह पे ट्रांसफर कर सकता है विदाउट जनरेटिंग एनी एडीज। यहाँ पे अगर एडीज जनरेट होते हैं तो ये नीचे का जो बेड होता है उसका इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? You can see the cross section of the flum width। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बीच में आपका ये टोटल कैनाल सेक्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन हमने क्या किया बीच में से उसको छोटा कर दिया, फ्लम कर दिया। आप देख सकते हो उसकी विड्थ घटा दी हमने, बट इस तरीके से घटानी, स्मूथली घटानी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एस्पेक्ट रेशियो वगैरह, ये 22.5 वाला जो टर्म आपको हमने आगे देखा था। क्लियर? स्मूथली इसको हमें घटाना है। तो क्या पानी जो जा रहा है वो अचानक यहाँ पे एडिट्स और वगैरह जनरेट करके इसको तोड़ ना दे पूरा स्ट्रक्चर, तो स्मूथली हमने कर्वेचर प्रोवाइड किया तो पानी के इसके अंदर जा सकता है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ से वापस अपनी जो डाउनस्ट्रीम है वो बड़ी आप देख सकते हो फ्लम के कारण। ठीक है, ये क्या करता है आपका वेलोसिटी को मेंटेन रखता है, कहाँ ये जो चीज रहती है। ठीक है, और डिस्चार्ज का जो आपका फ्लो रहता है वो भी मेंटेन रखता है, प्रेशर जो कहते हैं वो भी मेंटेन रखते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको फ्लम। नाउ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द चैनल ट्रांजिशन। मित्राज मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ ट्रांजिशन वेयर वाटर डेप्थ रिमेन कांस्टेंट, डेप्थ हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चतुर्वेदी मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ ट्रांजिशन
भी आ सकती है व्हेन द डेप्थ रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे भी डेप्थ हम कांस्टेंट रखते हैं। और दूसरी हिंज मेथड, हिंज मेथड ऑफ डिजाइन ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या करते हैं वो वाटर डेप्थ है मे और मे नॉट वेरी, राइट, चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों के अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं हिंद मेथड के अंदर। ठीक है, तीन मेथड है यहाँ पे, मित्राज मेथड, चतुर्वेदीज मेथड एंड हिंद मेथड। नाउ in Mitra's method of design transition when the water depth remain constant, हम क्या करते हैं, श्री AC मित्रा चीफ इंजीनियर यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड अ हाइड्रोपोलिक transition for the design of channel transition. According to him, the channel width at any section xx as the distance x from the plumbed section is given by bx is equal to bn into bf into lf divided by lf into bn minus into bracket bn minus bf into x. So what is bn, bf and bl here, and what is the lf? You can see where the bn is equal to bed width of the normal channel section, bed width है, ठीक है, normal channel की. Then bf is the bed width of फ्लम्ड चैनल सेक्शन, ठीक, जो फ्लम्ड एरिया किया है हमने उसकी डेप्थ. देन bx इज द बेड विड्थ एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्लम्ड सेक्शन, फ्लम्ड सेक्शन से x डिस्टेंस तक की बेड विड्थ हम लोग मेजर कर देंगे. एंड lf इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, कितनी लेंथ तक हम ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी लेंथ. ठीक है, थ्रू दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट द ट्रांजिशन ऑफ वाटर डेप्थ bx. क्लियर? Now the Chaturvedi method you can see here. Professor R.S. Chaturvedi, head of civil engineering department in IIT Roorkee University, on the basis of his own experiment, had proposed the following equation for the design of channel transition when the water depth remain constant. He will give the value of x by the equation L into Bn raised to 3 by 2 divided by Bn raised to 3 by 2 minus Bf raised to 3 by 2 into bracket 1 minus Bf over Bx raised to 3 by 2. So the bf, bx and bn remain same, lf is also same. Clear? Choosing the variance of convenient value of bx, the corresponding distance x can be computed easily from the above equation. ठीक है, हमें जो फ्लमिंग एरिया है वहां से x डिस्टेंस पे डिफरेंट x डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसके लिए हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन फ्रॉम द चतुर्वेदी. क्लियर? तो ये दो इक्वेशन है, हमें ज्यादा मैटर करते हैं. ठीक है, बस आज के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू अगेन.